बेटा हम अपने पिछले वीडियो में आणविक ठोस के प्रकारों को पढ़ रहे थे। हमने आणविक ठोस के एक प्रकार को पढ़ लिया था, अध्रुवीय आणविक ठोस। बेटा आज हमारा आर्टिकल रहेगा ध्रुवीय आणविक ठोस क्या होता है। तो ध्रुवीय आणविक ठोस को पढ़ने से पहले मैं ध्रुवीय आणविक ठोस की एक संरचना बना देता हूँ। सबसे पहले ज़रूरी है ये भी जानना कि ध्रुवीय आणविक ठोस बना होगा ध्रुवीय अणुओं से। अगर ध्रुवीय अणुओं से बना हुआ है इस प्रकार का ठोस, तो मुझे ये पता कर लेना चाहिए ध्रुवीय अणु होता क्या है और इसका स्ट्रक्चर किस हिसाब से होगा। तो मैं स्टार्ट करूँ, अगर मैं सबसे पहले देखूँ कि ध्रुवीय अणु क्या होते हैं, तो बेटा ध्रुवीय अणुओं में से अगर मैं बात करता हूँ तो मेरे पास एक ध्रुवीय अणु है HCl, जिसे हाइड्रोजन क्लोराइड गैस भी कहते हैं। तो मेरे पास HCl है, ये एक ध्रुवीय अणु है। कैसे ध्रुवीय अणु है इस बात को चेक करते हैं। बेटा HCl में आप सभी ने पढ़ रखा होगा H और Cl के बीच में एक सिंगल बॉन्ड बनता है, एक सहसंयोजक आबंध बनता है। और आप सभी जानते हो सहसंयोजक आबंध जो होता है ये इलेक्ट्रॉनों के साझे से बनता है। तो मैंने दो इलेक्ट्रॉन बनाए, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का जो साझे में हिस्सा ले रहा है और एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का जो वो भी साझे में हिस्सा ले रहा है। वैसे पिछले अध्रुवीय अणु में क्या होता था, जो बॉन्ड बनाने वाले इलेक्ट्रॉन हैं वो हाइड्रोजन और क्लोरीन के ठीक बीचों बीच रहते थे। अगर ये अणु अध्रुवीय होता तो जो ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है ये दोनों परमाणुओं के ठीक बीच में होता। लेकिन अभी मैं क्या देखता हूँ, हाइड्रोजन और क्लोरीन एक दूसरे से डिफरेंट एटम है। अगर ये एक दूसरे से डिफरेंट एटम है तो इनमें से किसी एक एटम की इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होगी और किसी दूसरे एटम की विद्युत ऋणात्मकता अर्थात इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी कम भी होगी। क्योंकि मुझे पता है कि क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता या इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी की वैल्यू हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी से ज़्यादा है। इसलिए बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन जितनी क्षमता से अपनी ओर खींचता होगा उतनी क्षमता से हाइड्रोजन इन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर नहीं खींच पाता है। इसका प्रभाव उत्पन्न ये होता है कि जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हैं वो क्लोरीन द्वारा ज़्यादा आकर्षित किए जाते हैं ड्यू टू हाई इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी। अब जब क्लोरीन की ओर ज़्यादा अट्रैक्ट किए जाते हैं तो बेटा ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये बीचों बीच ना होकर ये थोड़ा सा क्लोरीन की ओर खिसक जाते हैं। अब इलेक्ट्रॉनों का क्लोरीन के ऊपर खिसकने पर इफेक्ट क्या उत्पन्न होता है, आगे देखते हैं इस चीज़ को क्या इफेक्ट उत्पन्न होता है। तो बेटा इफेक्ट ये उत्पन्न होता है कि जो इलेक्ट्रॉनों का पेयर है, जोड़ा है, वो क्लोरीन की ओर चला गया। तो क्लोरीन की ओर जाने के कारण क्लोरीन पर थोड़ा सा कैसा आवेश आ जाता है, ऋणावेश। ध्यान रखिएगा, इसका मतलब है आंशिक ऋणावेश। आंशिक ऋणावेश का मतलब अभी पूर्ण ऋणावेश नहीं आया है। पूर्ण ऋणावेश तो तब आता है जब ये बॉन्ड टूटकर क्लोरीन के पास चला जाता, पूरा का पूरा बॉन्ड ब्रेक होता और सीधे क्लोरीन के पास चला जाता दोनों इलेक्ट्रॉन, वो पूर्ण ऋणावेश होता। क्योंकि इस सिचुएशन पर इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से क्लोरीन पर नहीं गया, बशर्ते बस क्लोरीन की ओर थोड़ा सा खिसक गया है। क्योंकि बॉन्ड थोड़ा सा क्लोरीन की ओर खिसका है, थोड़ा सा ऋणावेश आ गया है क्लोरीन पर। और क्योंकि हाइड्रोजन एटम से वो बॉन्ड दूर हटा है, बॉन्ड का मतलब है वही इलेक्ट्रॉनों का पेयर, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा हाइड्रोजन से दूर हटा है, इसलिए हाइड्रोजन पर थोड़ा सा या आंशिक रूप से या कुछ अल्प मात्रा में धनावेश आ गया है। सोचने वाली बात इस जगह और है, जितना ज़्यादा बॉन्ड क्लोरीन की ओर खिसकता जाएगा, अभी बॉन्ड थोड़ा सा खिसका है, थोड़ा सा आवेश, थोड़ा सा धनावेश। अगर बॉन्ड क्लोरीन की ओर और ज़्यादा खिसक जाएगा तो उतना ही ज़्यादा ऋणावेश होता रहेगा और इस पर उतना ही ज़्यादा धनावेश आता रहेगा। और भी खिसकेगा, जितना ज़्यादा खिसकता चला जाएगा तो उतना ही ज़्यादा क्लोरीन पर ऋणावेश और उतना ही ज़्यादा क्लोरीन पर धनावेश आता रहेगा। लेकिन बॉन्ड का ये खिसकना डिपेंड करता है दोनों एटम्स की इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी के डिफरेंस पर। अगर हाइड्रोजन और क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी का डिफरेंस कम है तो बॉन्ड भी कम खिसकता है। अगर हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा है, ज़्यादा डिफरेंस है, तो फिर बॉन्ड भी उतना ही ज़्यादा खिसकता है। इस प्रकार से मेरे पास जो मॉलिक्यूल बनकर तैयार हुआ, मैंने जिस मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को तैयार किया, मैंने वहाँ इस बात को एनालाइज किया, देखा कि एक एटम पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज और दूसरे एटम पर पार्शियली निगेटिव चार्ज आ रहा है। अर्थात इस मॉलिक्यूल पर
दो पोल बन के तैयार हो रहे हैं, एक पॉजिटिव पोल और एक निगेटिव पोल। अब क्योंकि इसी मॉलिक्यूल पर पॉजिटिव और निगेटिव पोल बन के तैयार हो रहे हैं, मैं ऐसे मॉलिक्यूल को कहने लगा पोलर मॉलिक्यूल, या हिंदी में इसको कहते हैं ध्रुवीय अणु, या तो आप इसको पोलर मॉलिक्यूल बोल सकते हो या आप इसे बोल सकते हो ध्रुवीय अणु। और एक चीज सोचने वाली बात है, क्योंकि बॉन्ड जो दोनों के बीच में बना वो एक और को खिसका हुआ बना, ऐसे बॉन्ड को कहते हैं ध्रुवीय सहसंयोजक आबंध। ध्यान रखने वाली बात है। फिर से मैं बात को बता दूं, अगर बॉन्ड एटम्स के बीच में बना हुआ बॉन्ड डिस्प्लेस हो जाता है, ऐसे बॉन्ड को ध्रुवीय सहसंयोजक आबंध के नाम से जाना जाता है। ध्रुवीय क्यों कहा? क्योंकि बॉन्ड डिस्प्लेस हुआ और उसने एटम्स के मॉलिक्यूल्स के एटम्स पर कुछ ना कुछ चार्ज दे दिया। तो अगर इस प्रकार के मॉलिक्यूल जो कि पोलर हैं, ध्रुवीय हैं, ये मॉलिक्यूल आपस में अगर जुड़ते हुए ठोस का निर्माण करते हैं, अगर इस प्रकार के मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जुड़कर किसी ठोस का निर्माण कर दें, हम ऐसे ठोस को कहते हैं ध्रुवीय आणविक ठोस। और ऐसे अणु को क्या कहते हैं? ध्रुवीय अणु। तो अगर सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मैंने अभी एक ध्रुवीय अणु के स्ट्रक्चर को पढ़ा है, मैं सबसे पहले इसकी डिफिनीशन दे देना चाहूंगा ध्रुवीय आणविक ठोस होता क्या है। तो जल्दी से बेटा इसको स्टार्ट करते हैं। कैसे लिखेंगे? वे ठोस पदार्थ जिनमें अवयवी कणों अवयवी कणों का कार्य ध्रुवीय अणु करते हैं, तथा ये अणु आपस में जुड़ते हुए एक निश्चित संरचना बनाते हैं, डिफिनिट पैटर्न बनाते हैं, निश्चित संरचना बनाते हैं, संरचना का निर्माण करते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, संरचना बनाते हैं ध्रुवीय आणविक ठोस कहलाते हैं। आणविक ठोस तो बेटा ये ध्रुवीय आणविक ठोस की डिफिनीशन हो गई। अभी मुझे चेक कर लेना चाहिए कि आखिर ध्रुवीय आणविक ठोस के एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं। तो मैं ध्रुवीय आणविक ठोस के एग्जाम्पल पर चलता हूं। तो ध्रुवीय आणविक ठोस का पहला एग्जाम्पल हो सकता है HCl, HBr। अगर मैं आगे चलता हूं तो इसका एग्जाम्पल हो सकता है NH3, इसका एग्जाम्पल हो सकता है SO2। तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं अन्य भी, लेकिन मुझे थोड़े से एग्जाम्पल लिखना था। मैंने लिखा HCl, HBr, NH3, SO2, ये सारे के सारे एग्जाम्पल है ध्रुवीय आणविक ठोस के। अभी क्या बात थी कि मैंने ध्रुवीय आणविक ठोस में से HCl के एक अणु को केवल बताया कि HCl का एक अणु किस प्रकार का संरचना रखता है। अब मैं बात करूंगा कि ध्रुवीय आणविक ठोस, अगर मैं HCl सॉलिड की बात करूं तो इसके सभी अणुओं को, भाई एक ठोस में क्या होता है, केवल एक अणु नहीं होता। अगर मैं ठोस की बात करूंगा तो उसमें बहुत सारे अणु जो होंगे वो डिफरेंट पैटर्न में जुड़े होंगे। तो मैं चेक करूंगा कि बहुत सारे अणु ये जो हैं ये एक दूसरे के साथ कैसी संरचना बनाते हैं। तो मैं अणुओं को बनाना स्टार्ट करता हूं। मैं HCl के लिए ही गणना करता हूं। देखो कैसे, अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा या संरचना का निर्माण करूंगा तो संरचना किस प्रकार की दिखेगी मुझे। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। HCl में क्या होगा, HCl का मॉलिक्यूल यहां, जस्ट उसके बगल में एक और HCl का मॉलिक्यूल, उसके भी साइड पे HCl का मॉलिक्यूल,
और उसके भी बाद HCl का मॉलिक्यूल। तो जब HCl सॉलिड स्टेट पे होगा, ठोस अवस्था पे होगा, बहुत सारे अणु एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। और जब बहुत सारे अणु एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे तो वे अणु एक दूसरे से किस प्रकार के बॉन्ड से कनेक्टेड होंगे, मैं उसको चेक करूंगा। पहले फर्स्ट मॉलिक्यूल को देखते हैं। फर्स्ट मॉलिक्यूल में फिर से वही आर्टिकल आएगा उधर, H और Cl में से Cl की इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ज़्यादा है, बॉन्ड या वो इलेक्ट्रॉनों का जो जोड़ा जो बॉन्ड बनाने में लगा था वो खिसक जाएगा थोड़ा सा क्लोरीन की ओर, क्योंकि हल्का सा क्लोरीन की ओर डिस्प्लेस होगा। क्लोरीन पर आंशिक रूप से ऋणावेश और हाइड्रोजन पर आंशिक रूप से धनावेश। तो ये पहले मॉलिक्यूल की बात हो गई। ये फर्स्ट मॉलिक्यूल जो है वो इस प्रकार के स्ट्रक्चर को बनाकर तैयार करता है। अभी मुझे सेकेंड मॉलिक्यूल को चेक करना चाहिए। इसमें भी तो वही प्रोसेस होगा, बॉन्ड जो होगा वो डिस्प्लेस होगा, हाइड्रोजन पर आंशिक पॉजिटिव चार्ज, थोड़ा सा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड पार्शियल निगेटिव चार्ज क्लोरीन पर भी रहेगा। ये दूसरे मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर हो गया। मैं तीसरे मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को भी बना देता हूँ सेम तरीके से, प्लस माइनस, बॉन्ड थोड़ा सा डिस्प्लेस हुआ, इसमें भी बॉन्ड डिस्प्लेस होगा, आंशिक रूप से पॉजिटिव चार्ज और आंशिक रूप से निगेटिव चार्ज। और इस प्रकार से अगर बात आएगी क्या इतने ही मॉलिक्यूल एडजस्ट होंगे किसी सॉलिड में? नहीं बेटा, जब ध्रुवीय आणविक ठोस बना होगा बहुत सारे मॉलिक्यूल और भी होंगे, आगे भी होंगे, नीचे की ओर भी होंगे, ऊपर की ओर भी होंगे, बोर्ड से भी आगे की ओर इसी प्रकार के मॉलिक्यूल जुड़े होंगे और बोर्ड से पीछे की ओर भी मॉलिक्यूल जुड़े होंगे, चारों दिशाओं में, हर एक डायरेक्शन में, लेफ्ट टू राइट भी, इधर भी, नीचे भी, ऊपर भी। बोर्ड से पीछे की ओर भी इसी प्रकार का स्ट्रक्चर जुड़ा होगा, बोर्ड से आगे की ओर भी इसी प्रकार का स्ट्रक्चर जुड़ा होगा। अब होता क्या है बेटा, अभी सोचो, ये फर्स्ट मॉलिक्यूल हो गया, ये सेकेंड मॉलिक्यूल हो गया। अगर फर्स्ट और सेकेंड मॉलिक्यूल में मैं देखता हूँ, मैं फर्स्ट मॉलिक्यूल का देखता हूँ राइट हैंड साइड का भाग, राइट हैंड साइड वाला पार्ट, और सेकेंड मॉलिक्यूल के लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट को अगर मैं चेक करूं तो बेटा देखो, क्लोरीन पर कैसा चार्ज है? नेगेटिव। मैं ये मानता हूं ज़्यादा निगेटिव चार्ज नहीं है, थोड़ा निगेटिव चार्ज है लेकिन निगेटिव चार्ज है। इस पर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इस पर आंशिक रूप से निगेटिव चार्ज, इस पर आंशिक रूप से पॉजिटिव चार्ज है। मैं ये जरूर मानता हूं कि ये टोटल पॉजिटिव टोटल निगेटिव चार्ज नहीं है, लेकिन इनमें थोड़ा सा चार्ज अवेलेबल है, क्योंकि वो चार्ज अवेलेबल है। आप समझते हो पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज के बीच में कौन सा फोर्स अप्लाई होता है? सभी को पता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन का फोर्स अप्लाई होता है। तो इसका हाइड्रोजन इसके क्लोरीन को अपनी ओर क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करेगा तो कोई फोर्स लगाएगा, उस फोर्स को मैं डॉट डॉट से दिखा देता हूं, क्योंकि एक फोर्स को मैंने सिंगल बॉन्ड से दिखा दिया है, ये भी अट्रैक्शन फोर्स है, इसको मैं सिंगल बॉन्ड से दिखा चुका हूं। तो अब मैं इसको सिंगल बॉन्ड से नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि फिर इस फोर्स और इस फोर्स में डिफरेंस नहीं रह जाएगा। अब मैं यहां पर चेक करता हूं, इसमें भी बेटा पॉजिटिव निगेटिव चार्ज है, इसके बीच में भी एक फोर्स अप्लाई होगा। यहाँ निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है, इसके बीच में भी फोर्स अप्लाई होगा। अगर मैं सोचूं इसके बाद भी मॉलिक्यूल रखा होगा तो वहां भी फोर्स अप्लाई होगा, और इसके पहले भी अगर मॉलिक्यूल रखा होता तो यहां भी फोर्स अप्लाई होता। तो फोर्स के अप्लाई को अगर मैं चेक करता हूं तो मुझे दो प्रकार का फोर्स या दो प्रकार के बॉन्ड मिलते हैं। देखिए, दो एटम्स के मध्य जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, उसी को बॉन्ड बोलते हैं। आप उसी को बॉन्ड भी बोल सकते हो, उसी को अट्रैक्शन फोर्स भी बोल सकते हो। बॉन्ड ही अट्रैक्शन फोर्स है। आप इस बात से कभी विचलित ना हो कि पहले तो बताया गया बॉन्ड है, अब कहा जा रहा है अट्रैक्शन फोर्स है। बेटा, बॉन्ड ही अट्रैक्शन फोर्स होता है। तो मैं क्या देखता हूं इस पूरे मॉलिक्यूल की संरचना में, मुझे दो प्रकार के बॉन्ड या दो प्रकार का अट्रैक्शन फोर्स मिलता है। कौन कौन सा अट्रैक्शन फोर्स मिलता है मैं उसको चेक करता हूं। सबसे पहले एटम्स के बीच, मैं अगर एक ध्रुवीय अणु को लेता हूं, तो उस ध्रुवीय अणु में एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड बन रहा है। इस सिंगल बॉन्ड को हम कहते हैं सहसंयोजक आबंध। तो मैं क्या लिखूंगा? अणु में परमाणुओं के मध्य जो बॉन्ड लग रहा है वो सहसंयोजक बंध है। परमाणुओं के मध्य कौन सा बॉन्ड? सहसंयोजक बंध। सहसंयोजक बंध या आबंध सेम चीज है, आप उससे परेशान मत हो। लेकिन सहसंयोजक आबंध में से भी एक चीज है
क्योंकि ये सहसंयोजक आबंध अपने स्थान से डिस्प्लेस हो गया था, हल्का सा घूम गया था, हल्का सा खिसक गया था। हम ऐसे सहसंयोजक आबंध को कहते हैं ध्रुवीय सहसंयोजक आबंध। ध्रुवीय सहसंयोजक आबंध। तो परमाणुओं के बीच ध्रुवीय सहसंयोजक आबंध का मतलब इस बॉन्ड की बात हो रही, ध्यान रखिएगा। ये तो एटम्स के बीच का हो गया। अब फर्स्ट मॉलिक्यूल ये रहा, सेकेंड मॉलिक्यूल ये रहा। फर्स्ट मॉलिक्यूल और सेकेंड मॉलिक्यूल के बीच में भी तो एक अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई हुआ। ये अट्रैक्शन फोर्स क्या था? तो इस अट्रैक्शन फोर्स को मैं लिखता हूं क्या, मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लगा मैं उसको चेक करूंगा। तो मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला फोर्स मैं क्या लिखूंगा, अणुओं के मध्य। मॉलिक्यूल को अणु कहते हैं, अणुओं के मध्य। तो मैं चेक करूंगा अणुओं के मध्य में कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है। बेटा अणुओं के मध्य में लगने वाले इस फोर्स को देखो नाम कैसे देते हैं। ये एक ध्रुवीय अणु है जिसमें कितने ध्रुव हैं, 2 ध्रुव, पॉजिटिव एंड निगेटिव। ये द्विध्रुव हो गया क्योंकि 2 ध्रुव है इस अणु में। ये भी एक 2 ध्रुव हो गया, द्विध्रुव हो गया, क्यों, इसमें भी 2 ध्रुव है। द्विध्रुव द्विध्रुव के मध्य लगने वाला आकर्षण बल। तो इस क्योंकि द्विध्रुव और द्विध्रुव के मध्य लग रहा है ये आकर्षण बल, हम इसको नाम देते हैं द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल। द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल। चाहे तो आप इसको बॉन्ड भी बोल सकते थे, द्विध्रुव आबंध, या आप उसको, मैं बोलता था कि बॉन्ड ही आकर्षण बल होता है तो मैंने आकर्षण बल लिख दिया। तो मुझे क्या हुआ कि ध्रुवीय आणविक ठोस में मुझे 2 प्रकार के बॉन्ड मिलते हैं। सबसे पहला बॉन्ड जो एटम्स के बीच अप्लाई हो रहा है उसका नाम है ध्रुवीय सहसंयोजक आबंध, और मैं दूसरे बॉन्ड को या दूसरे अट्रैक्शन फोर्स को चेक करता हूं जो मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूल्स के बीच में लग रहा है, ये वाला डॉटेड लाइन वाला बॉन्ड। इसको क्या कहते हैं, द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल बोलते हैं। और द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल यहां पर भी अप्लाई हो रहा है, यहां पर भी अप्लाई हो रहा है, यहां पर भी अप्लाई हो रहा है। तो आप इस बात को समझ गया कि स्ट्रक्चर किस हिसाब से होता है। अब अगर मैं बात करूं HCl के, तो मैं ये चेक करूंगा कि अगर कोई भी आणविक ठोस ध्रुवीय आणविक ठोस है उसकी प्रॉपर्टी क्या क्या होती है और वो प्रॉपर्टी किन चीज़ों पर डिपेंड करती है। तो मैं आपके लिए बात करता हूं, उससे भी पहले मैं एक बात आपको समझाना चाहूंगा। हमने अपने पिछले वीडियो पर अध्रुवीय आणविक ठोस को पढ़ा था, और आज हमने ध्रुवीय आणविक ठोस को पढ़ा है। मैं थोड़ा सा कंपेयर कर लेना चाहता हूं। अच्छा, ध्रुवीय आणविक ठोस में पोल होते हैं मॉलिक्यूल में, और वो मॉलिक्यूल के जो पोल होते हैं उन पे चार्ज होता है, और दोनों अणुओं के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो एक चार्ज के कारण लग रहा है। क्योंकि अब 2 मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लग रहा है चार्ज के कारण लग रहा है, ये अट्रैक्शन फोर्स कैसा है, अधिक है, प्रबल आकर्षण बल है। मैं ज्यादा प्रबल तो नहीं बोलता हूं, लेकिन ये डिस्चार्ज पार्टिकल के बीच, यहां इस डिस्चार्ज पार्टिकल के बीच में लगने वाले फोर्स से नीचे वाले चार्ज पार्टिकल के बीच में लगने वाला फोर्स ज्यादा है। फिर एक बार ध्यान देना, 2 अध्रुवीय अणुओं के मध्य जो आकर्षण बल लगता है वो अट्रैक्शन फोर्स वीक होता है, बहुत ही ज्यादा वीक होता है। और जो 2 हल्के से चार्ज एटम्स के बीच या मॉलिक्यूल के बीच अट्रैक्शन फोर्स लगता है, ये अट्रैक्शन फोर्स थोड़ा सा ज्यादा होता है। मैं ये नहीं कहता कि ये फोर्स बहुत ज्यादा होता है, लेकिन ऊपर वाले फोर्स की तुलना में चार्ज पार्टिकल्स के बीच में लगने वाला फोर्स थोड़ा सा अधिक होता है। तो मैं एक यहां गणना लिख लेता हूं। क्या गणना लिखता हूं कि जो अध्रुवीय अणुओं के मध्य में फोर्स लगता है वो कम
और ध्रुवीय अणुओं के मध्य में लगने वाला फोर्स अपेक्षाकृत अधिक होता है। तो मुझे एक यहां बात लिख लेनी चाहिए, क्या ध्रुवीय अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल। तो बेटा ध्रुवीय अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल, अभी जस्ट 2 मिनट मैंने पहले पढ़ा है कि ध्रुवीय अणुओं के मध्य जो आकर्षण बल लग रहा है उसको कौन सा बल कहते हैं? द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल। द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल। जो ध्रुवीय अणुओं के मध्य आकर्षण बल होता है वो अध्रुवीय अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल से स्ट्रांग होता है। तो मैं यहां लिखता हूं, ध्रुवीय अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल अध्रुवीय अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल। बेटा आपको याद होगा कल हमने पढ़ा था अध्रुवीय अणुओं के मध्य कौन सा आकर्षण बल लगता है? आपने लिखा था लंदन बल। से अधिक मजबूत होता है, स्ट्रांग होता है या प्रभावशाली होता है? मैं मजबूत लिखे देता हूं। या मैं इसी चीज को एक छोटे से शब्दों में लिखना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा? डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स इज ग्रेटर देन लंदन फोर्स। डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स इज ग्रेटर देन लंदन फोर्स। कि जो डाइपोल के बीच का अट्रैक्शन फोर्स होता है, एक डाइपोल और दूसरे डाइपोल के बीच का अट्रैक्शन फोर्स होता है, वो दो न्यूट्रल मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाले लंदन फोर्स से ज्यादा प्रभावी होता है, ज्यादा मजबूत होता है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है। अभी मैं क्या सोचता हूं कि जो मैंने आज आर्टिकल पढ़ रहा था इसका फोर्स ज्यादा है, इन मॉलिक्यूल्स के बीच जो फोर्स अप्लाई हो रहा है ये फोर्स ज्यादा है। और जब मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स ज्यादा होता है तो बेटा वो कई गुणों को चेंज कर देता है। तो मैं चेक करता हूं कौन कौन से गुणों को चेंज करता है, आप इसको नोट कर लीजिएगा, मैं इसको मिटा देता हूं। तो मैं देखता हूं कौन कौन से चेंजेस ला देता है। सबसे पहली बात तो मैं चेक करता हूं कि आज का जो फोर्स है डाइपोल और डाइपोल के मध्य लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स है वो लंदन फोर्स के अपेक्षा ज़्यादा होता है। इसलिए ध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस अध्रुवीय आणविक ठोसों की अपेक्षा कठोर होते हैं। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं, जो अध्रुवीय आणविक ठोस था ये मुलायम होते हैं, जो ध्रुवीय आणविक ठोस होता है ये भी मुलायम होता है, लेकिन ध्रुवीय आणविक ठोस अध्रुवीय आणविक ठोसों की अगर अपेक्षा तुलना की जाए तो जो ध्रुवीय आणविक ठोस है ये थोड़े से कैसे होते हैं? कठोर होते हैं। मैं एक और बात करता हूं नेक्स्ट नंबर पे, ध्रुवीय आणविक ठोस जो होते हैं के
गलनांक और क्वथनांक जो होते हैं वो अध्रुवीय आणविक ठोसों की तुलना में अधिक होते हैं। अधिक होते, अच्छा अधिक क्यों होते हैं उसका साफ रीजन है, आप बता सकते हो। क्योंकि जो ध्रुवीय अणुओं के मध्य में फोर्स लग रहा है, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स, ये ज्यादा होता है, स्ट्रांग होता है। और अध्रुवीय अणुओं के बीच में जो फोर्स लगता है वो कमजोर होता है। क्योंकि ध्रुवीय अणुओं के मध्य में जो फोर्स लग रहा है स्ट्रांग है, इनका गलनांक अधिक होगा और क्वथनांक भी अधिक होगा। और अध्रुवीय अणुओं के बीच में लगने वाला फोर्स कमजोर होने के कारण इनका गलनांक और क्वथनांक कैसा होगा, कम। एक और चीज मैं आगे चलता हूं, अगर इसकी स्ट्रक्चर की अगर बात करूं मैं इसके, एक और चीज है, क्या चीज है कि अगर ध्रुवीय आणविक ठोस का गलनांक ज्यादा है, अर्थात ये देर में उबलता है, जब ज्यादा टेम्परेचर देते हो तो ये वाष्प कैसी बनाएगा, कम। और क्योंकि अध्रुवीय अणु का क्वथनांक कम है, ये शीघ्रता से वाष्प बना लेता है। तो अगर मुझसे पूछेगा वाष्पीकरण किसका तेज होता है, तो एक साधारण सा नियम है, जिसका गलनांक ज्यादा वाष्पीकरण धीमा, और जिसका गलनांक कम वाष्पीकरण तीव्र। तो मैं जस्ट इसी रूप में लिखता हूं कि अगर ध्रुवीय अणु का गलनांक ज्यादा है, अधिक है, वाष्पीकरण कम होगा। ध्रुवीय आणविक ठोसों का वाष्पीकरण मंद तथा अध्रुवीय आणविक ठोसों का वाष्पीकरण तीव्र होता है। अभी एक और नंबर छूटता है बेटा, उसको भी चेक कर लेते हैं। देखो मैं चलता हूं ध्रुवीय आणविक पर। अगर मैं किसी भी ध्रुवीय मॉलिक्यूल को देखता हूं, मैं इसको देखता हूं, ध्रुवीय मॉलिक्यूल में पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज आया जरूर है अभी, लेकिन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल निगेटिव चार्ज पार्टिकल से अलग नहीं हुआ है, अर्थात अभी भी दोनों एक ही साथ जुड़े हुए हैं। अगर दोनों एक ही साथ जुड़े हैं तो बेटा ना तो क्लोराइड आयन अभी फ्री है, ना तो ये मुक्त हुआ है अभी। क्यों? क्योंकि क्लोराइड हाइड्रोजन के साथ बंधा हुआ है, और ना तो हाइड्रोजन अभी फ्री हुआ है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन तो क्लोरीन के साथ बंधा हुआ है, अर्थात क्लोरीन और हाइड्रोजन ये दोनों ही अभी एक दूसरे के साथ बंधे हैं। इसलिए क्योंकि दोनों एक साथ बंधे हैं, अर्थात इनमें से मुक्त कोई भी नहीं है, फ्री कोई नहीं है। और जब कोई भी फ्री आयन नहीं है तो ये विद्युत के कैसे होते हैं, कुछ अलग। तो मैं लिखता हूं ध्रुवीय आणविक ठोस विद्युत के कुचालक होते हैं। लेकिन बेटा एक और चीज है, अगर ऐसे पदार्थों को किसी ध्रुवीय विलायक में ही घोल दिया जाए तो फिर बेटा ऐसा प्राप्त होता है कि ये जो आयन अभी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, ये एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, अलग। तो मैं ऐसा लिख भी सकता हूं कि अगर मैं इसको किसी ध्रुवीय विलायक में घोल दूंगा, ये आयन फ्री हो जाएंगे और विद्युत धारा का चालन करेंगे। तो मैं इसकी चीज को यहां लिखता हूं, परंतु ये ध्रुवीय विलायक के संपर्क में आकर ध्रुवीय विलायक
के संपर्क में आकर मुक्त आयन बनाते हैं, फ्री आयन बनाया, बनाते हैं और विद्युत धारा का चलन करते हैं, और विद्युत धारा का चालन करते हैं। लेकिन आपको इस बात को ध्यान रखना है, अगर मैं किसी ध्रुवीय आणविक ठोस की बात करता हूं, ये कुचालक होता है विद्युत का, परंतु जैसे ध्रुवीय विलायक ठोस को मैं किसी दूसरे पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर देता हूं, घोल देता हूं, मैं जानता हूं कि ये जो आयन अभी एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में थे, फ्री हो गए हैं। क्योंकि आयन फ्री हो गए, फ्री आयन के कारण अब ये विद्युत धारा का चालन कर सकता है। तो बेटा हम लोगों ने पढ़ा कि ध्रुवीय आणविक ठोस क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, किस टाइप के बॉन्ड होते हैं, संरचना क्या होती है। इसके बाद बचता है एक और, अगर मैं देखूं तो आणविक ठोसों की संरचना में हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस, और जो हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस है इसको हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो पर। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, इसको ध्यान दीजिए, जो समझ में ना आए मुझे बताइएगा, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। धन्यवाद।